हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। तो मुझे बताइए, लास्ट लेक्चर में आपने क्या शानदार जानदार बात पढ़ ली थी? सर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। पहले हमने पढ़ा राइट ऑफ फोरफीट, जिसे हम प्यार से क्या नाम देते हैं? राइट ऑफ लियन। सर उसके बाद हमने पढ़ा बहुत ही जबरदस्त चीज, राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट, यानी कि हम ट्रक वाले को, है ना, रास्ते में कॉल करके रोक सकते हैं और सामान को वापस रीगेन कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देखते हैं कि चाहे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो चाहे राइट ऑफ लियन हो, उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है कि नहीं बात? डिफरेंस देखेंगे तो और ज्यादा अंतरात्मा तक बात क्लियर होती चली जाएगी। राइट, तो देखिए क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, राइट ऑफ लियन देखो क्या लिखा है। सबसे पहली बात, राइट ऑफ लियन के लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज अ राइट टू रिटेन पोजेशन, यानी कि इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास किस चीज का राइट है? पोजेशन को, यानी गुड्स को अपने पास रखने का राइट है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। ये वाला राइट क्या बताओ? इट इज द राइट टू रीगेन। क्या करना है? रीगेन मतलब वापस लेना है, अपने सामान को वापस लेना है। रीगेन करे क्या करेंगे? किसी और को ही बेचेंगे। तो वो है रिटेन, सामान अपने पास रखना है। ठीक है ना, सामान है आपके पास तो उसे अपने पास रखना है, रिटेन। और अगर सामान रास्ते में है, रास्ते में जा रहा है, तो रीगेन, वापस मंगाना है, रीगेन। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? हाँ सर समझ में आ गई बात। दूसरा देखो, ठीक है, रिटेन एंड रीगेन। अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, सेलर शुड बी इन द पोजीशन, यानी कि राइट ऑफ लियन कब लगता है? जब गुड्स मेरी मुट्ठी में हो, यानी जब गुड्स मेरे पास हो, मेरी मुट्ठी में हो, तभी तो मैं उसे अपने पास जब्त करके रखूंगा। ठीक है ना। और अगर मुझे राइट टू स्टॉपेज लगाना है तो क्या होगा? शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन, यानी कि गुड्स उसके पास से जा चुके होने चाहिए। ठीक है, पोजीशन किसके पास होगी? पोजीशन होगी गुड्स की ट्रक वाले के पास। ठीक है ना। लेकिन सबसे खतरनाक बात, जब मैं बोलता हूं गुड्स रास्ते में है, तो वो सेलर के पास से निकल गए हो और बायर के पास अभी पहुंचे नहीं हो। ठीक है ना। यानी कि अगर यहां पे सेलर है ए और बायर है एक्स, तो सेलर के पास से चले गए हो, एक्स तक पहुंचे ना हो, तो जो बीच का रास्ता है ना, ये राहें, ये बाहें, है कि नहीं बात? ये क्या है? ये होंगी हमारी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का समय। तो वही तो कह रहे हैं, बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन, बायर के पास अभी गुड्स पहुंचे नहीं है। जी हाँ सर, बात बिल्कुल शानदार तरीके समझ में आ गई। ये देखो, दिस राइट कम्स टू एन एंड, ये राइट कब खत्म हो जाएगा? अब एक बात देखो, अगर मेरे पास जो गुड्स हैं, वो गुड्स मैंने उठा के अपने ही हाथों से ट्रक वाले को दे दिए और ट्रक वाले को विदाई कर दी, है ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, है कि नहीं बात? और उसे विदा कर दिया। तो बताओ, राइट ऑफ लियन कब एंड हुआ? राइट ऑफ लियन एंड हो गया जैसे ही मैंने गुड्स को विदा कर दिया। तो यही तो कह रहा है वो, राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड। ये एंड कब होगा? व्हेन सेलर डिलीवर्ड द गुड्स टू द कैरियर, जैसे ही आपने ट्रक में सामान रख दिया और विदा कर दिया। ठीक है, तो वो एंड हो गया राइट ऑफ लियन। ये कब स्टार्ट होता है? ठीक है ना, इसका राइट कब स्टार्ट होता है? दिस राइट कम्स ओनली व्हेन सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर। समझ रहे हो ना? यानी कि वही डायलॉग, जहां तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहां मैं सोचना शुरू करता हूं। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से तो मैं सोचना शुरू करता हूं। वही वाली बात है, जहां राइट ऑफ लियन खत्म होगा, ठीक है, वहीं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होगा। समझ रहे हो ना? या फिर उसका उल्टा कर दो, जहां राइट टू स्टॉपेज शुरू हुआ, वहीं से ही राइट ऑफ लियन एंड होता है। यानी राइट ऑफ लियन कब एंड होगा? जैसे ट्रक में सामान चढ़ा दिया, तो इसका मतलब राइट टू स्टॉपेज कब शुरू हुआ? जब ट्रक में सामान चढ़ गया। तो यानी एक का अंत दूसरे की शुरुआत है, या ऐसे कह दो, एक की शुरुआत पहले वाले का अंत है। सर समझ गए बात? तो इसी बात को कुछ नीचे भी ऐसे ही लिखा गया है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट व्हेन राइट ऑफ लियन एंड।
सेम बात लिखी है ना कि राइट ऑफ स्टॉपेज कब स्टार्ट होगा, जब ये एंड होगा। ये देख लो, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज द एंड ऑफ द राइट ऑफ लियन, यानी कि सेम जैसी बात है, शब्दों का फेर ही अलग है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका एंड होता है। आई होप चारों पॉइंट, ठीक है, आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुके हैं। हाँ, एक और बात, जब हम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाते हैं तो ट्रक वाले की क्या जिम्मेदारी बनती है, ट्रक वाले की क्या ड्यूटी बनती है, ये बताओ। कुछ तो ड्यूटी बनती होगी ट्रक वाले की भी, या कोई ड्यूटी नहीं बनेगी? ठीक है, तो जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला सेक्शन 51 ही बताता है ड्यूटी ऑफ ट्रक ड्राइवर। भाई साहब आपकी ड्यूटी क्या है, सनी देओल की क्या ड्यूटी है? सनी देओल की ड्यूटी ये है कि जब भी वो सामान लेके जाएगा तो व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन, और उसे सेलर का नोटिस आएगा, भाई रुक जा और वापस आ जा, ठीक है ना, गिवन बाय द सेलर टू द ट्रक ड्राइवर या अदर वेली जिसके पास भी सामान है, ही शैल रीडिलीवर द गुड्स टू सेलर। जो देखो ब्लैक पेन से लिखा है उस पर गौर फरमाए, ही शैल का मतलब होता है लॉ में हमेशा मस्ट, कि भाई उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है, ही शैल डिलीवर द गुड्स टू द सेलर, कि सनी देओल की जिम्मेदारी है अगर उसे वापस लाना पड़ रहा है गुड्स को कि भाई आगे डिलीवर मत करियो बायर को, तो वो शैल मस्ट है कि वो सेलर को लौटाए। और वापस आने का खर्चा सनी देओल कह रहा है मैं तो ट्रक लेके चल दिया, ठीक है ना, मैं तो वहीं तक जानता, मेरा घर भी वहीं है बायर के पास, अब मैं वापस आऊंगा, फिर वापस अपने घर जाऊंगा, सर मैं तो डबल चक्कर लग रहे हैं, सर गलत बात है ये तो, गंदी बात, गंदी बात। शाहिद कपूर भी कह रहा है यही बात। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई जो खर्चा होगा ना तेरा आने जाने का, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, ऑफ सच डिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर, सेलर तुम्हें वो पूरा खर्चा देगा वापस आने का भी और तेरे फिर घर जाने का भी। समझ में आ गई ना बात? तो ये थी हमारी ड्यूटीज ऑफ कैरियर। सर समझ गए? ठीक है, तो उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से, दोनों राइट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। अब देखो अगली बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार बात है, ठीक है, बच्चा बहुत प्यार से हंस रहा है तुम्हारे लिए। देखो क्या लिखा है, अगर, पहले सुनो फिर एक बहुत मजेदार एग्जांपल बता दूं तुम्हें। अगर सेलर ने सामान बेचा बायर को, ठीक है, बायर क्या हमारा चालू है, उस बायर ने वो सामान किसी और को बेच दिया, सेलर ने सामान बेचा बायर को, बायर ने वो सामान किसी और को आगे बेच दिया। क्वेश्चन ये उठता है, अभी भी सेलर को पैसे पूरे नहीं मिले हैं, फिर भी बायर ने वो सामान आगे बेच दिया, तो क्या सेलर का जो राइट है ना, सेलर का जो राइट है जब्त करने का गुड्स, क्योंकि गुड्स अगर उसके पास है तो उसे वो जब्त करेगा, या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कि भैया अगर गुड्स निकाल दिए हैं रास्ते में तो उन्हें रोक सकता है, क्या वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? तो जज साहब ने पता क्या बोला, सुनना ध्यान से। जज साहब ने बोला अनपेड सेलर, ठीक है जी, अनपेड सेलर का राइट जिंदा रहेगा, चाहे वो राइट ऑफ लियन हो, फोर फीचर का राइट हो, चाहे वो रास्ते में रोकने का राइट हो, वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहने का मतलब है नॉट इफेक्टेड, ठीक है, इवन इफ एनी फर्दर सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर, चाहे बायर उसे किसी और को ही क्यों ना बेच दे, ठीक है, चाहे बायर, अदर डिस्पोजिशन मतलब चाहे बायर है ना वो गुड्स या उसके पेपर किसी और को गिरवी रखने की कोशिश ना करे या फिर गिरवी ही रख दे, तो भी सेलर का राइट जिंदा रहेगा स्टॉप करने का भी, रुक जा भाई, और अगर गुड्स उसके पास है तो वो जब्त करने का भी। ये बात समझ में आई? ये तो होगी भूमिका। अब चलते हैं डिटेल में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये दिख रहे हैं, अरे सर ये कौन आ गए, ठीक है, ये है भाई, ये पता है कौन है, ये मिस्टर आलू है। कौन है जी? ये मिस्टर आलू है। वो कौन है? मिस्टर चालू, ठीक है। मिस्टर आलू जो है ये है भैया हमारे सेलर, राइट, और ये भाई साहब चालू है, नाम से पता लग रहा है चालू है, और ये है हमारे बायर, ठीक है। अब सुनना कहानी बहुत ध्यान से, समझ में आ जाएगी बात, है ना, और मजा भी आएगा पढ़ने में। मिस्टर आलू ने, सेलर ने गुड्स बेचे, ठीक है ना, सामान, अपनी इन्वेंट्री इनको बेच दी,
ठीक है जी। अब चालू के कुछ पैसे बकाया है, चालू कह रहा है पैसे तो दूंगा बाद में दूंगा अभी, है ना, 1 लाख रुपए लिख रखे हमने पेंडिंग है, राइट। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहला केस इन्वेंट्री जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, ये जो इन्वेंट्री है अभी, राइट, ये इन्वेंट्री अभी बायर के पास पहुंची नहीं है, ठीक है जी। ये इन्वेंट्री अभी सेलर के पास ही है, सेलर की गोद में है। सेलर कह रहा है भैया अपने पास ही रखूंगा इसे, ठीक है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा अब बता अपने पास रखूंगा। यानी कि अगर वो सेलर के पास है सारी की सारी इन्वेंट्री, तो बताओ वो कौन सा राइट लगा सकता है। अब इसमें गड़बड़ मत कर देना, सर कौन सा राइट लगा सकता है मतलब, अगर सेलर के पास इन्वेंट्री है, सारे गुड्स सेलर के पास है, तो क्या लगाएगा, राइट ऑफ लियन लगाएगा, ठीक है जी, राइट ऑफ लियन लगाएगा, लगाएगा। अब आज का अपना टॉपिक क्या कहता है, आज का अपना टॉपिक कहता है बायर ने, ठीक है, बायर ने वो गुड्स आगे किसी को बेच दिए, तो मैंने बात, चालू ने ये इसको बेच दिए, राइट। अब इसका नाम ले लेते हैं, मान लो ये है बेचारा, है ना, मिस्टर भालू, राइट। अब ये बायर ने मिस्टर भालू को गुड्स बेच दिए। आपको लग रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुड्स अभी इनके पास ही हैं, गुड्स अभी किसके पास है, आलू के पास है, और आप कह रहे हो गुड्स आलू के पास है और ये आगे बेच रहा है, ऐसा हाउ डज इट पॉसिबल, हाउ डज इट पॉसिबल सर। अब सुनो ध्यान से मजे की बात, ऐसा पता कैसे पॉसिबल होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, ठीक है ना। यानी कि अगर बायर चाहे, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसे आप बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, राइट, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यही लेते आ रहे हैं, रेलवे रिसिप्ट, या फिर आप कह दो ट्रक से अगर सामान जा रहा है तो बिल्टी, ट्रक से आता है तो क्या होता है, बिल्टी होता है, ठीक है ना, समझ बात। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट जो बायर के पास होते हैं, तो बायर चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्या कर सकता है, सब सेल कर सकता है। तो बायर ने क्या किया, इसे सब सेल कर दिया, आगे सेल कर दिया। और भोलू बेचारा, भोलू बेचारा क्या कह रहा है, भालू या भोलू है ना, चलो भोलू कर लेते हैं, भोलू बेचारा पैसे भी दे रहा है इसे, राइट। अब बात ये आती है, सुनना ध्यान से, बात ये आती है, लेकिन भले ही भोलू ने इसको पूरे पैसे दे दिए हों, लेकिन अभी भी सेलर के 1 लाख रुपए पेंडिंग है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, इफ बायर रीसेल द गुड्स, इफ बायर रीसेल द गुड्स, ठीक है, क्या अभी भी सेलर अपना राइट ऑफ लियन लगा सकता है, नहीं लगा सकता। क्या कानून राइट ऑफ लियन लगाने की इजाजत देता है या नहीं देता सेलर को। तो जज साहब ने कहा भाई साहब आप चिंता मत करो, आप जैसे मुस्कुरा रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराते रहो, आपको हम आज तक नहीं आने देंगे। तो जज साहब ने क्या लिखा, सुनना बहुत ध्यान से बात, जज साहब ने लिखा इवन इफ बायर कौन है यहां, चालू, इवन इफ चालू बायर रीसेल द गुड्स, या कहते सोल्ड द गुड्स टू भोलू, स्टिल सेलर, ठीक है ना, मिस्टर आलू, सेलर कैन लेवी द राइट ऑफ लियन, सेलर अभी भी अपना राइट लगा सकता है, राइट ऑफ लियन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर भोलू या फिर चालू, इन दोनों में से कोई भी सेलर के पास पहुंचता है, कहता है भैया मेरे को सामान दे दो यार, ठीक है ना, मैं तो इसको सामान के पैसे दे दिए हैं, भाई साहब आप मुझे सामान दे दो, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री है वो उठा के मेरे पास तक पहुंचा दो सर, है कि नहीं बात, राइट। तो आप क्या इसको यहां पहुंचा देंगे, ये ले भाई ले जा सामान ले जा, ठीक है, इवन इफ पैसे पेंडिंग हो चालू से। तो जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारियो, वापस ले जा सामान, बिल्कुल ही मत पहुंचाइए उसके यहाँ, ठीक है। तो जज साहब ने यही बोला, राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा, राइट ऑफ लियन सुनना ध्यान से, जिंदा रहेगा इवन इफ बायर सोल्ड द गुड्स टू
नेक्स्ट बायर, यानी रीसेल द गुड्स टू नेक्स्ट बायर। ये पॉइंट समझ में आया? राइट, तो ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, अगली बात, अगला देखो, अगला राइट क्या होता है हमारा? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हो सकता है? मान लो ये इन्वेंट्री, ये गुड्स रास्ते में है। ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में है और सनी देओल इन्वेंट्री को ले जा रहा था। राइट, अब चालू ने फिर से वही बिल्टी के थ्रू, ठीक है ना, चालू ने फिर से वही बिल्टी के थ्रू कह दो, राइट, या रेलवे रिसिप्ट्स के थ्रू कह दो, वो सामान आगे क्या किया? सब सेल कर दिया। अब 1 लाख रुपए अभी भी क्या है आलू के पास? पेंडिंग पड़े हैं कि भाई 1 लाख रुपए अभी आलू को मिलेंगे। स्टिल 1 लाख रुपीज इज पेंडिंग, और इसने ये आगे बिल्टी के थ्रू सब सेल कर दिया भोलू को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भोलू चाहे इसे पैसे दे चुका हो या बाद में दे, यह इनका आपस का अलग मैटर है। अब सामान अगर रास्ते में है तो सेलर बोल रहा है ना, चालू को कि भैया पैसे दे दे, राइट, मेरे पैसे दे दे, सामान तो मैंने प्यार मोहब्बत में कह दो या तुम्हारी रिक्वेस्ट पे कह दो, मैंने ट्रक वाले को दे दिया है। राइट, सामान ट्रक में रखा है और ट्रक वाला रास्ते में निकल चुका है, मेरे पैसे दे दे, राइट, वरना मैं ट्रक वाले को रोक लूंगा। या फिर ये चालू जो है वो क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, और पैसे अभी पेंडिंग है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सेलर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है? इवन इफ चालू सेल कर चुका हो उन्हीं सेम गुड्स को भोलू को, है कि नहीं बात? और सेल करने के बाद भी ये पैसा अभी भी चालू का है ना, पेंडिंग है, जो अभी उसे आलू को देने हैं। तो जज साहब ने क्या दिया? जज साहब ने दूसरा डिसीजन क्या दिया? ध्यान से समझेंगे, सेम डिसीजन दिया जज साहब ने। सेलर के अगर पैसे पेंडिंग हैं, राइट, तो चाहे बायर कौन? मिस्टर सी रीसेल कर दे या फर्दर सेल कर दे गुड्स को, किसको? भोलू को। ठीक है ना, स्टिल मिस्टर आलू यानी कि सेलर कैन लेवी मतलब लागू करना या लगाना, हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो लगा सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आई है नहीं भाई बात? तो इसका मतलब क्या है? इवन इफ बायर रीसेल द गुड्स further to another buyer, seller can apply the right of lien अगर गुड्स उसके पास है, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर गुड्स रास्ते में पहुंच चुके हैं। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट, सेलर का राइट ऑफ लियन और सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा रहेगा, चाहे भालू है ना, चाहे चालू उसे आगे भोलू को बेच दे। ठीक है जी बात? तो नलायको यही बात तो लिखी है। अनपेड सेलर है ना, अनपेड सेलर का राइट, ये लिखा अनपेड सेलर का राइट। ठीक है जी, अनपेड सेलर कौन हुआ? ए। अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन कह दो या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कह दो, अफेक्ट नहीं होगा बाय एनी फर्दर सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय बायर। चाहे चालू उसे फर्दर सेल कर दे किसी और को, चाहे चालू उसे आगे भालू को गिरवी रख दे, राइट, तो भी राइट उसका जिंदा रहेगा। एग्जाम्पल देखो सेम ही है। एक्स ने क्या किया? एक्स सोल्ड 10 पैकेट्स है ना, 100 पैक्स ऑफ पापड़, समझ गए ना, पापड़ खाते हो ना, लिज्जत पापड़, 1 लाख रुपए में। अब सुनो, वाई ने क्या किया? वाई ने वही पापड़ किसको बेच दिए? आगे बेच दिए जेड को। ठीक है, और एक्स को बोल दिया कि भाई साहब जो 80 पापड़ है ना, वो मेरा बायर आएगा, उसको दे देना सर। ठीक है ना, मेरा बायर आएगा कौन? जेड, तो जेड को पकड़ा देना। अब एक्स बेचारा बहुत ईमानदार था, एक्स बेचारा ईमानदार था, दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने कहा ठीक है सर, जैसे कह रहे हो कर देंगे। उसने 50 पैकेट पकड़ा दिए,
लेटर ऑन व्हेन वाई डिड नॉट पे द प्राइस, और फिर वाई ने अगर पैसे नहीं दिए, बेईमानी कर ली, तो एक्स ने मना कर दिया कि भाई साहब मैं अब जेड को बाकी बचे हुए पापड़ नहीं दूंगा, यानी एक्स was entitled to refuse a further delivery of पापड़ by, है ना, by applying the right of lien। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी कि x ने पहले y को दिए, y ने आगे सोल्ड करवा दिए z को, z को बोल दिया भाई x के पास जाके पापड़ ले आ, राइट। तो x चाहे तो मना कर सकता है z को पापड़ देने से, क्योंकि अभी y के पैसे क्या हैं, अभी y के पैसे अभी x को देने के लिए पेंडिंग हैं, और x क्या माना गया, अनपेड सेलर माना गया, जो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज लगा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, राइट। दूसरा एग्जांपल देख लो भाई और मेरा, दूसरा एग्जांपल देख लो। A sold certain goods to B of Mumbai and goods are handed over to railway। ठीक है, रेलवे को दे दे, B को पहुंचा दो। इन द मीन टाइम B sold this good to C for consideration। B ने ये C को दे दिए। ठीक है, समझ में आने बात, बी ने क्या किया, सी को दे दिए, राइट। कैसे दिए, बिल्टी के थ्रू, बताया ना आपको, रेलवे रिसिप्ट आगे ट्रांसफर कर दी। बी इंसॉल्वेंट हो गया, अरे भैया क्या हो गया, बी इंसॉल्वेंट हो गया। अब बताओ, उसे पता है सामने वाला बायर मेरा इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है ना, राइट। ए कैन स्टिल एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ए क्या करेगा, ए अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएगा। अरे बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, राइट। इवन दो बी ने वो गुड्स किसको बेच दिए, इवन दो बी ने वो गुड्स सी को बेच दिए, लेकिन क्योंकि बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट होकर आपको पता ही क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है आपको पता ही क्या होता है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लग जाता है। ठीक है, आई होप दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब एक सुनो अगली बहुत खास बात, बहुत 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 ही ज्यादा खास बात इस केस में देखेंगे अब। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है, सर कैसा हो सकता है कि चालू, ये चालू दिख रहा है ना आपको, चालू ने सामान किसको बेच दिया हो, चालू ने वो सामान भोलू को बेच दिया हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्यूमेंट के थ्रू, या जैसे हमने देखा सब सेल कर दी हो भोलू को, भोलू बेचारे ने ईमानदारी से चालू को पैसे भी दे दिए हैं। ठीक है, और ये सामान चालू के पास से भोलू के पास चला जाए, और सेलर ये भाई साहब हमारे मिस्टर आलू ना राइट ऑफ लियन लगा पाए, और रास्ते में स्टॉप करने का राइट भी ये नहीं लगा पाए। क्या बताओ, ऐसा हो सकता है कि ना राइट ऑफ लियन लग रहा और ना राइट ऑफ स्टॉपेज लग रहा, राइट। यानी कि जज साहब ने, हमारे देश के कानून ने, राइट, मिस्टर आलू का राइट छीन लिया और क्या बोला, तुम्हारे पैसे अभी भी पेंडिंग हैं। भाई साहब तुम्हारे पैसे चाहे अभी भी पेंडिंग हैं, पेंडिंग होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, पेंडिंग रहने दो। स्टिल आप ना राइट ऑफ लियन लगाएंगे ना आप राइट ऑफ स्टॉपेज लगा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे गुड्स आपके पास हो तो भी आपका राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा या राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। बताओ ऐसा कब हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, अगर ये कहावत लगी, मान लो ये गुड्स अभी भी किसके पास है, ये इन्वेंट्री अभी भी मिस्टर आलू के गोडाउन में रखी है, और मिस्टर आलू इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर एक कहावत लगा ली। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। सर ऐसा कैसे हो गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कैसे कुल्हाड़ी मारी पता है, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आगे चालू, भाई तू आगे सब सेल कर दे, जा मैं तुझे अपनी इजाजत देता हूं। ठीक है ना, राइट, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, ऐसा उन्होंने कह दिया। इसका मतलब क्या है, विद द कंसेंट ऑफ सेलर, सुनना ध्यान से, विद द कंसेंट ऑफ सेलर, यानी मिस्टर चालू ने किससे कंसेंट ले ली, है ना, किससे ले ली, मिस्टर आलू से कंसेंट ले ली। क्या कि भाई भले ही मेरे 1 लाख रुपए पेंडिंग है, भले ही मेरे 1 लाख रुपए पेंडिंग है, भाई प्लीज, है ना, मुझे आगे सेल करने का अधिकार दे दे, है कि नहीं बात।
जैसे ही मैं भोलू को सामान बेचूंगा, समझ में ना बात, जैसे ही मैं भोलू को सामान बेचूंगा और भोलू मुझे पैसे दे देगा, मैं पक्का कह रहा हूं, मम्मी कसम कह रहा हूं, कसम मां भवानी की, मैं भाई तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। बस ग्राहक मेरे दर पे खड़ा है, भोलू मेरे दर पे खड़ा है, भाई इजाजत दे दे कि मैं आगे सामान बेच दूं। और मिस्टर आलू ने क्या किया होगा, तथास्तु, है ना, बिल्कुल भगवान की तरह तथास्तु आशीर्वाद दे दिया, जा बेच ले। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली भाई साहब ने, अपने पैरों पे, और क्या बोल दिया कि जा अपना सामान, मेरा ही सामान किसी और को बेच सकता है। तो पहला केस क्या बना, व्हेन चालू सोल्ड द गुड्स विद कंसेंट ऑफ सेलर कौन है, ए की कंसेंट से चालू ने वो सामान किसको बेच दिया, भोलू को बेच दिया। तो बताओ, अब खुद ही बेचारे, है ना, खुद ही ये भाई साहब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के बैठे और खुद ही उसको क्या दे दी, कंसेंट दे दी कि भाई बेच ले। तो फिर अब जब खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती, तो जज साहब ने क्या बोला, ना राइट ऑफ लियन मिलेगा और ना स्टॉप इन ट्रांजैक्ट मिलेगा। राइट ऑफ लियन भी खत्म और राइट ऑफ स्टॉपेज भी खत्म, लगा लो कांटे, इनकी बात मत करना, दोनों में से कोई भी राइट तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है, समझ में ना बात। तो सर पहला केस तो आसान है, यानी कि विद द कंसेंट ऑफ सेलर बायर रीसेल द गुड्स, विद द कंसेंट ऑफ सेलर बायर रीसेल द गुड्स, देन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिलीटेड, लॉस्ट। ठीक है, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ना वो जब्त कर पाएगा, और सामान अगर सनी देओल के पास है, ट्रक वाले के पास है, तो वो उसे फोन करके नहीं बुला सकता, वो इसके पास पहुंचाया जा सकता है। एक बात सुन भाई पहली। अगली बात देखो बहुत ध्यान से, आलू ने इन्वेंट्री बेची, ठीक है, किसको, गुड्स बेचे किसको, चालू को। अब चाहे, सुनना ध्यान से, अब चाहे इन्वेंट्री चाहे आलू के गोडाउन में रखी हो, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री वो रास्ते में पहुंच चुकी हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे रास्ते में हो चाहे वो उसके गोडाउन में हो। और सुनना ध्यान, सबसे खतरनाक बात, और चालू ने ये सामान भोलू को बेच दिया हो, राइट, और भोलू से क्या बोल दिया, भाई एक काम कर, पैसे तो मुझे पकड़ा दे, लेकिन सामान जो है ना वो मेरे पास नहीं रखा यार। सामान पता कहां रखा है, सामान रखा है आलू के गोडाउन में, आलू की फैक्ट्री से जाके सामान लिया। अब भाई साहब भोलू तो भोलू है, भोलू ने कहा ठीक है भैया मैं चला जाऊंगा, है ना, मैं तो बहुत मासूम सा हूं। भोलू भाई साहब जा रहे हैं बहुत तेजी से, किसके पास पहुंचे, भोलू पहुंच गए किसके पास, आलू के पास, मुस्कुराते हुए। ठीक है जी। अब भोलू क्या बोल रहे हैं, भोलू इसको बोल रहे हैं भैया मुझे ना चालू ने भेजा है। ये मुस्कुरा रहा है, कौन चालू, अरे भैया वो आपने सामान बेचा था ना, उन्होंने मुझे भेजा है, और वो कह रहे हैं जाके किससे सामान ले आओ, है ना, आलू से सामान ले लो, राइट, और पैसे मुझे दे दो। अब सुनना ध्यान से, क्या आलू से सामान देगा। अब सबसे मुद्दे की बात है, बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत ही मजेदार चीज है। क्या आलू से सामान देगा, राइट, वो कह रहा है पागल हो रहा है भैया, पैसे नहीं दिए, 1 लाख रुपए पेंडिंग है, बिल्कुल भी दूंगा सामान। अब ये जो है बेचारा भोलू, ये बेचारा चरणों में लेट गया, इसके कह रहा है भैया मैं आपके चरणों में लेट रहा हूँ, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे सामान दे दो प्लीज यार, है ना, हाथ पांव जोड़ रहा बेचारा इसके, प्लीज भाई प्लीज, है ना, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ मैं आपके, मुझे सामान दे दो प्लीज। अब ये बताओ क्या इसे सामान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, क्या ये सारी की सारी इन्वेंट्री इसकी गोद में पहुंच जानी चाहिए, नहीं पहुंच जानी चाहिए, सामान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ले भाई पकड़ ले सामान पकड़ ले। अब बताओ, आप कह रहे हो सर बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका राइट है, क्या राइट है उसका, ये बेचारा पकड़ के बैठा है अपने हाथों से, क्या राइट है इसका कि ये राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज लगा सकता है। लेकिन सुनना बहुत दिमाग को कंसंट्रेट करके फोकस करके, लेकिन अगर ये भोलू जिसका नाम हमने वाकई में भोलू रखा है, ये भोलू सच में ही भोलू निकला, मतलब ये भोलू सच में ही भोलू निकला, इसका मतलब ये कि इसने ये सामान चालू से कैसे लिया हो। सेकंड पॉइंट, भोलू ने सामान
है ना, भोलू बाय द गुड्स, चालू से कैसे लिए उनने, ऑन गुड फेथ, याद आ गया, गुड फेथ, गुड फेथ बायर, ये भरोसे पर कि चालू बहुत ईमानदार है, उसने सारे काम ईमानदारी से कर रखे हैं, गुड फेथ पर कि वो तो भैया इतना मतलब हरीशचंद्र टाइप का बंदा है जो कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत ही सादगी वाला इंसान है, मैं तो ये माना गुड फेथ पे खरीदा, राइट। और साथ के साथ प्लस में लगा रहा हूं, साथ के साथ भोलू जो है, भोलू सच में ही, नाम से भोलू नहीं है, भोलू सच में काम से भी भोलू निकला। भोलू सच में क्या है, भोलू सच में भोलू है। और बताओ भोलू की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले क्या बताई थी, यानी उसे इस बात का इल्म, याद आ गया, उसे इस बात का इल्म, जानकारी, नॉलेज, है ना, और जरा सा भी शक भी नहीं था, राइट, जानकारी भी नहीं थी, शक भी नहीं था कि सेलर ये बेईमानी कर सकता है। सेलर कौन, चालू, क्योंकि भोलू के लिए तो यही सेलर है कि सेलर, उसका जो सेलर है चालू, वो ऐसी बेईमानी कर सकता है, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, दूर दूर तक उसे, याद है, दूर दूर तक उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये ऐसी बेईमानी भी कर सकता है। तो एक्चुअली में, सुनना ध्यान से, एक्चुअली में जब भोलू सच में ही भोलू निकला, एक्चुअली में जब भोलू सच में ही भोलू निकला, तो जज साहब ने क्या बोला कि भाई जो भोलू आया ना तुम्हारे दर पे, मैं मानता हूं तुम्हें पैसे नहीं मिले, समझना ध्यान से, मैं मानता हूं आलू भाई साहब तुम्हें चालू से पैसे नहीं मिले, मानता हूं मैं, लेकिन जो तुम्हारे दर पे है ना भोलू आया है, रिक्वेस्ट लेके, फरियाद लेके, ठीक है ना, आया हूं तेरे दर पे सवाली, ठीक है, जो तुम्हारे दर पे आया है वो सच में भोलू है, क्योंकि जो तुम्हारे दर पे आया है वो गुड फेथ में सामान खरीद के आया है और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, है ना, कि उसका बायर, सॉरी उसका सेलर क्या है, बेईमानी से या फिर इस तरीके से पैसों की हेरफेर कर रहा है। तो जज साहब ने बोला भाई काम कर, अगर भोलू, मिस्टर भोलू सच में ही भोलू निकला तो ये सामान भोलू अपने घर ले जा सकता है। तो भोलू यहां आएगा और ठीक है, और ये इन्वेंट्री भी भोलू की गोद में ही रहेगी और भोलू ही मुस्कुराता हुआ इन्वेंट्री रखेगा। आई होप बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है कि मैं आपको क्या समझा चुका हूं। यानी कि दो बातें, इन दो बातों में पॉइंट नंबर 1, राइट, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में सेलर का राइट ऑफ लियन और सेलर का राइट टू स्टॉपेज दोनों ही डिलीट हो जाएंगे, दोनों ही बेकार हो जाएंगे अगर चालू ने सेलर का सामान आगे भोलू को बेच दिया। समझ में बात? और वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात सेलर ने अपनी खुद की कंसेंट दे दी, जा बेच दे भाई, जा जी ले अपनी जिंदगी, तू बेच दे, टेंशन मत ले, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा, उसकी कंसेंट से ही चालू ने आगे सामान बेचा है। दूसरी बात, या फिर भोलू, समझ रहे हो, या फिर भोलू सच में भोलू निकल जाए, या फिर भोलू सच में ही भोलू निकल जाए, यानी कि भोलू क्या निकले? गुड फेथ बायर। भोलू क्या निकले? गुड फेथ बायर, चालू से सामान खरीद के गुड फेथ बायर, और साथ के साथ सच में भोलू मतलब उसे इस बात की दूर दूर तक जानकारी नहीं थी कि चालू ने पैसे अभी ओरिजिनल सेलर को नहीं दिए। तो ये बात कोर्ट में प्रूफ होगी कि भोलू सच में ही क्या है? बहुत ही भोला है, भोला, बहुत ही भोला। तो जज साहब ने कहा भाई सामान दे दो इसे, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर इसके जो 1 लाख रुपए पेंडिंग है इसका क्या होगा? कोर्ट में इन दोनों का केस चलेगा और आपको पता ही है चालू तो चालू है, केस हारेगा और फिर वो 1 लाख रुपए भी इसे देगा और डैमेजेस बनते होंगे तो वो भी वो इसको देगा। लेकिन मुद्दा हमारा क्या है, इसको इन्वेंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी? भैया इसको इन्वेंट्री गुड्स मिलेंगे। आई होप बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब इसको देखते हैं लॉ में क्या लिखा है। ठीक है जी, बात लॉ में देखो ये बात क्या लिखी है। अबव रूल्स, ये वाला रूल क्या है? चाहे बायर किसी और नेक्स्ट बायर को सामान बेच दे तो अनपेड सेलर का राइट जिंदा रहता है, अनपेड सेलर का राइट जिंदा रहता है। इसके 2 एक्सेप्शन बने। अबव रूल्स हैज 2 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 जिसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, आप अब इसको बहुत ढंग से समझ चुके हो। क्या? सेलर कौन? आलू हैज गिवन हिज असेंट टू सच सेल
और प्लेज, प्लेज मतलब मान लो चालू ने वो गिरवी रख दी हो भोलू को, है ना, मेड बाय द बायर, यानी कि चालू ने सेलर की, आलू की असेंट लेकर, सहमति लेकर वो गुड्स, है ना, वो गुड्स भालू को क्या कर दिए, सेल कर दिए, या फिर वो गुड्स भालू को गिरवी रख दिए, सेल कर दिए या गिरवी रख दिए। लेकिन सेल कर रहा हूं या गिरवी रख रहा हूं, किससे पूछकर, किससे पूछकर, आलू से पूछकर। हाँ सर ये बात हम समझ गए। एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम लिखा है बिना किसी टेंशन के। पहले चलो एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं, देखना क्या लिखी है बात। ए एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द कार्टन पोजीशन ऑफ वारफिंगर, मतलब जो समुद्र किनारे जो डॉक होता है ना, उनकी जो देखरेख करते हैं उन्हें वारफिंगर बोलते हैं। टू बी एंड एग्री विद बी दैट द प्राइस विल बी पेड टू ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड रिकवरी फ्रॉम हिज कस्टमर, यानी कि बी ने ये बोला भैया ए को, भैया मैं आपको पैसे दे दूंगा, पैसे की चिंता मत करना, पैसे दे दूंगा जैसे ही मेरा ये सामान मेरे सब सेल हो जाएगा, यानी कि मैं आगे किसी और को बेच दूंगा, उससे पैसे आते हैं मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। वो कह रहा है ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। बी ने क्या किया, वो सामान सी को बेच दिया, एंड सी ड्यूली पेड टू बी। समझना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात, सी ने वो सामान एक्चुअली में खरीद कर पेमेंट दे दी बी को, समझ गए। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया, और सी ने इसको पे भी कर दिया। अब क्या बात कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि वो पेमेंट दे देगा। बी कह रहा भाई मैं पेमेंट दे दूंगा जैसे ही सेल प्रोसीड आएगी। इसका मतलब जब बी ने ए को बोला होगा कि भाई साहब जैसे ही आगे बेचकर पैसा आएगा मैं आपको चुका दूंगा, ठीक है, बस आप मुझे इजाजत दे दो कि मैं आगे उसको क्या करूं, आगे सामान को बेच दूं। तो ए ने अपनी कंसेंट दे दी होगी, या ए ने अपनी कंसेंट दे दी है, तभी तो बी ने सी को बेच दिया सामान। तो ये बात लिखिए। आगे क्या हुआ, बी ने भाई साहब इनको पैसे नहीं दिए, सामान सी को बेच दिया, राइट, और सी ने ए के पास जाके सामान ले भी लिया होगा, ठीक है ना, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए, बी ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। ए वांटेड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। ए कह रहा है भाई साहब अब मैं राइट ऑफ लियन लगाऊंगा, या कह दो मैं राइट, अगर सामान रास्ते में है तो मैं राइट ऑफ स्टॉपेज भी लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, एंड ऑर्डर द वारफिंगर नॉट टू मेक द डिलीवरी, और उसने वारफिंगर को बोला कि भाई सी को डिलीवरी मत दियो। इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर्स हैड असेंटेड द रीसेल ऑफ गुड्स। सबसे खतरनाक बात जो रेड पेन से लिखी है, ये माना गया कि जब ऊपर ये वाली बात हुई कि जैसे ही सी मुझे पे करेगा मैं आपको पे कर दूंगा, तो इसका मतलब ए ने क्या किया है, सेलर ने अपनी असेंट दे दी रीसेल करने की बाय द बायर टू सी सब बायर। एज अ रिजल्ट सबसे खतरनाक बात, जज साहब ने क्या बोला, एज अ रिजल्ट एज राइट ऑफ लियन इज डिफीटेड, यानी कि अब ए का राइट ऑफ लियन क्या हो चुका है, डिलीट किया जा चुका है, ठीक है, यानी कि उसका राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई सर, बात बिल्कुल बढ़िया तरीके समझ में आ चुकी है। अगला देखो क्या लिखा है, अगला पॉइंट जो मैंने तुम्हें पहले बताया, when document of title of goods has been transferred to the buyer and the buyer transfer document to person, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वही बिल्टी, ठीक है, या रेलवे रिसिप्ट किसके पास चलेगी, चालू के पास, और चालू ने वही बिल्टी या रेलवे रिसिप्ट किसको दे दी, टू द पर्सन, कौन, भोलू, ठीक है। और भोलू ने वो सामान कैसे खरीदा है, भोलू ने वो सामान या वो बिल्टी कैसे ली है, गुड फेथ में ली है, ठीक है ना, प्लस फॉर वैल्यू, और उसने उसके पैसे भी चुकाए हैं। तो हमारे केस में भी तो यही है, उसने वो सामान गुड फेथ में लिया है, राइट, उसने वो सामान गुड फेथ में लिया है, और वो भोलू है, उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि चालू उसके साथ ऐसा कर रहा है, और साथ साथ उसने पैसे भी चुकाए हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। यानी इन दो केस में सेलर का राइट ऑफ लियन, राइट, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लूज हो जाएगा। आयो बात समझ में आ चुकी होगी बहुत तरीके से। तो बच्चों अगली बात सुनो बहुत ध्यान से।
अगली बात कहती है अनपेड सेलर का राइट की बात करेंगे अगर गुड्स को चालू क्या कर दे, गुड्स को चालू आगे गिरवी रख दे। यानी कि इस बार थोड़ा गिरवी वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अगर सामान गिरवी रख दिया गया चालू के द्वारा और वो सामान भोलू को गिरवी रख दिया गया तो जनरल रूल की बात करेंगे। जनरल रूल क्या कहता है, एक्सेप्शन की बात नहीं, जनरल रूल, राइट। तो देखो मान लो ये है ना, अपने इसी ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहली ये भाई साहब सेलर, ये भाई साहब बायर, इनका राइट जिंदा रहेगा अगर चालू ने वो सामान आगे क्या कर दिया, किसी को गिरवी रख दिया। यानी चालू ने क्या होशियारी दिखाई, चालू ने वो सामान, ठीक है, भोलू को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया, राइट। इसलिए क्या वर्ड लिखा मैंने, गिरवी, दोनों तरफ गिरवी रखा है। सेल की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ गिरवी रखने की बात कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक क्या कह रहा है हमारा कि गिरवी अगर रखा गया तो बताओ सर क्या होगा। तो चालू ने वो सामान भोलू को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, यानी बिल्टी के थ्रू या फिर रेलवे रिसिप्ट के थ्रू। सामान अभी सेलर के पास ही है, ठीक है, सामान अभी सेलर के पास ही है। तो बताओ क्या उसका राइट जिंदा होगा या नहीं होगा। तो जज साहब ने कहा भाई साहब बिल्कुल जनरल बात करते हैं, एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे। तो इन भाई साहब का राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ, सब्जेक्ट टू मतलब ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू राइट ऑफ प्लेजी। प्लेजी कौन हुआ, प्लेजी हुआ ये भोलू जिसको सामान गिरवी रखा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जज साहब सुनना ध्यान से, जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई अभी 1 लाख रुपए पेंडिंग है, ठीक है, बेसिक्स की बात करेंगे, अभी 1 लाख रुपए पेंडिंग है, राइट। इनका राइट ऑफ लियन भी जिंदा रहेगा और इनका राइट ऑफ स्टॉपेज भी जिंदा रहेगा जब तक कि पेमेंट ना मिल जाए, चाहे बायर ने वो आगे गिरवी रख दिया हो। लेकिन क्योंकि गिरवी रखने पर एक स्पेशल राइट जनरेट हो जाता है भोलू का, राइट। उस राइट को ध्यान में रख कर ही आप अपने ये दोनों राइट अप्लाई करेंगे, उस राइट को ध्यान में रख कर ही। अब बात आती है सर ये जो हमारा भोलू है इसके क्या राइट होंगे, अगर ये प्लेजी है जिसको सामान गिरवी रखा गया है, ठीक है ना, इसके राइट ये होंगे कि इसको सामान गिरवी क्यों रखा गया होगा, क्योंकि इस बार भोलू ने चालू को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा। ध्यान समझना बात को भैया, भोलू ने चालू को लोन दे दिया होगा या पैसे दिए होंगे उधारी में, तभी तो उसने सामान को गिरवी रख दिया होगा। तो जज साहब ने बोला भोलू के, ठीक है, मान लो चलो ये बैंक है, क्योंकि बैंक से आपको बात समझ में आ जाती ना, तो भैया बैंक ने लोन दे दिया, चालू ने अपना स्टॉक ये गिरवी रख दिया। तो बैंकर के यानी कि प्लेजी के क्या राइट होते हैं, सबसे पहला राइट, जब तक, सुनना ध्यान से है ना, जब तक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस ना आ जाए, ठीक है ना, वो सामान पहले उसका ही है ना ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, जो सामान उसने गिरवी रख दिया है, ठीक है, उस सामान की कस्टडी के लिए, अगर मान लो सामान वाकई में इसके पास पहुंच जाए तो उस सामान की कस्टडी कह दो, राइट, या उस सामान की देखरेख के लिए उस सामान के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया है वो रिकवर कर सकता है। या फिर मान लो कह रहा है कि भैया मैं सामान को बेच के पैसे निकालूंगा, ठीक है ना, सामान को बेच के पैसे निकालूंगा, और सामान वो बेच नहीं पा रहा क्योंकि सिर्फ उसने बिल्टी वगैरह के थ्रू ही गिरवी रखा है, तो बैंकर यानी प्लेजी क्या करेगा, केस करेगा किसके ऊपर, चालू के ऊपर, ठीक है, और वो बोलेगा कि भाई पहले मुझे पैसे चाहिए, चाहे तू इसके गुड्स के थ्रू बेच के लेके आ, चाहे तू पहले इसको पे कर दे और फिर मुझे है ना वापस लौटा, राइट। तो इस बात को जज साहब ने क्या लिखा, इस बात को जज साहब ने ये लिखा, इफ लास्ट मेंशन ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो ना, लास्ट मेंशन ट्रांजैक्शन मतलब चालू ने सामान किसको दे दिया, भोलू को दे दिया, भोलू को हम फिलहाल यहां रख रहे हैं, मान लो बैंक है ना, भोलू को दे दिया, गिरवी रख दिया। अनपेड सेलर मिस्टर ए
अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज होगा। देखो जो बात मैंने तुम्हें बताई, सब्जेक्ट टू क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेजी। प्लेजी कौन, सब बायर, यानी कि जिसको वो सामान, बैंक कह दो या भोलू कह दो, जिसको वो सामान गिरवी रखा गया उसके राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज लगा पाएंगे। और उसके राइट एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे कि प्लेजी के क्या राइट होते हैं, नहीं पूछेंगे। वो बस ज्ञान की बात है जो मैंने बता दी कि प्लेजी के क्या राइट होते हैं। वो केस कर सकता है पैसे निकलवाने के लिए, वो गुड्स को है ना बेच के पैसे निकलवाएगा, या गुड्स को जब तक जब्त करके रख सकता है, या गिरवी के अपने पास रखता है जब तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट ना आ जाए। प्लेजी के राइट है जो अलग से है ना लिखे गए हैं। हाउएवर ध्यान सुनना, प्लेजी की क्या ड्यूटी बनती है, प्लेजी यानी भोलू मे बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज फर्स्ट इंस्टेंस द अदर गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेफ्टी हिज क्लेम। यानी कि जज साहब कह रहे हैं बस एक ही बात प्लेजी को ध्यान में रखनी है, यानी भोलू को एक ही बात या बैंक को एक ही बात ध्यान में रखनी है। अगर गुड्स को बेचने की नौबत आए, ठीक है ना, अगर गुड्स को बेचने की नौबत आए या फिर गुड्स के थ्रू पैसे निकलवाने की नौबत आए, तो जो भोलू होगा या बैंकर होगा, बैंक पहले कोई और गुड्स है ना, दूसरे गुड्स को जो पहले से ही उसके किसी आपके पास रखे हैं, दूसरे गुड्स को सेल करे, ठीक है। उसके बाद उन गुड्स का नंबर लाए जो ए के गुड्स थे। यानी कि अगर बात को समझें, चालू ने जो सामान गिरवी रखा है, पहले तो उसने गिरवी रखे कुछ अपने गुड्स, ठीक है जी, राइट, अपने गुड्स गिरवी रख दिया। मान लो कोई ज्वेलरी गिरवी रख दी पहले। सेकेंड टाइम पर जब और पैसों की जरूरत पड़ी, गिरवी रखने की नौबत आई, तो उसने ए के गुड्स गिरवी रख दिए, फिर उसने एज गुड्स गिरवी रख दिए। अब अगर नौबत आए, है ना, अब अगर नौबत आए बेचने की उन गुड्स को ताकि पैसे निकलवाए जा सकें, तो जज साहब ने ये बोला कि भाई जब भी तुम इन गुड्स को बेचोगे तो बताओ पहले कौन से गुड्स बेचने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ज्वेलरी बेचना, फर्स्ट सेल इनकी होगी, फर्स्ट सेल ज्वेलरी। इससे पैसे रिकवर हो गए। अगर इससे सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं तो उन गुड्स को मत बेचना, उन्हें हाथ मत लगाना। हाँ, अगर इन ज्वेलरी को बेचकर अगर तुम्हारे सारे पैसे रिकवर ना हो पाए, तब उन गुड्स को जो गिरवी रखे गए हैं ए वाले, तब उन गुड्स को बेचने की बातचीत करेंगे, उससे पहले नहीं। यानी कि अगर दो तरह के गुड्स चालू ने भोलू को गिरवी रख रखे हैं और पैसे निकलवाने की नौबत आ रही है इसको, तो पहले वो कौन से गुड्स बेचेगा, पहले वाले गुड्स बेचेगा जो उसके खुद के हैं, है ना। ज्वेलरी तो क्या थी, ज्वेलरी तो सेल्फ ज्वेलरी थी ना। उसको बेचने के बाद फिर वो गुड्स का नंबर बेचने का आएगा जो ए के गुड्स थे, अनपेड सेलर के गुड्स थे, राइट। तो देखो यही बात हमारी यही लिखी है। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। द प्लेजी, ठीक है, यानी कि भोलू मे बी रिक्वायर्ड अनपेड सेलर टू यूज द फर्स्ट इंस्टेंट अदर गुड्स, पहले वो दूसरे गुड्स बेचेगा। दूसरे गुड्स हमारे केस में क्या थे, ज्वेलरी, ठीक है ना, ऑफ द बायर, चालू की ज्वेलरी बेचेगा, अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई हिज क्लेम, अपने क्लेम को है ना चुकाने के लिए पहले वो उसके गुड्स बेचेगा, फिर उसके बाद ए के गुड्स का नंबर आना चाहिए। आयो बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भले ही छोटा हो, एक पेज का हो या आधे पेज का हो, लेकिन कॉन्सेप्ट है बहुत गहराई वाला कॉन्सेप्ट था, इसलिए बहुत तसल्ली से बहुत आराम से पढ़ाया मैंने आपको। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे, नोटिंग करेंगे, राइट। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए अगले ही टॉपिक में कवर करूंगा। तो तब तक आपको बस एक ही काम करना है, इसको पढ़ते रहना है, लीगल लैंग्वेज को याद करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखना।